ओम आ गया है। गुड मॉर्निंग ओम। और कौन बच्चा है ऑनलाइन? इकबाल, गोयल जी, अनीश कुमार। आप जाओगे एक बार नीचे, बोल के आओ। कैमरा थोड़ा सा ब्लर कर रहा है। कैमरा थोड़ा सा ठीक कर देना, ये ना हल्का सा ब्लर कर रहा है और काफी छोटा सा आ रहा है। हाँ, हल्का सा बड़ा कर। हाँ, अब ठीक है। पहले हो रखा था थोड़ा। और बस बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, बहुत बिल्कुल सही। चलो जी। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग और लख लख बधाइयाँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सब पास हो गए हैं और इंटर में आ गए हैं, सीएमए इंटर के अंदर, है ना। और बस अब ऊपर वाले से यही इच्छा है कि आप अपना सीएमए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें, और वो भी बोथ ग्रुप। असली मजा तभी आएगा, क्योंकि एक बार फाइनल में बंदा आ गया फिर तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, फिर तो कहानी खत्म है फिर। ठीक है। अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में कौन नहीं था? एक शायद आप नहीं थे। ऑनलाइन थे बेटा, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन थे। ऑनलाइन थे, आप थे ही नहीं। एक दो दो बच्चे नहीं थे, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये मैंने सीएमए का क्या कर रखा है, ये मैंने एक डायरेक्ट टेक्स्ट का बना रखा है, मिल जाएगा आपको ये बहुत जल्दी, नोट्स बने हुए। और जो जीएसटी है उसका भी एक ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने बना रखा है, ये जीएसटी का भी बना रखा है हम लोगों ने। और उसके अलावा इनकम टैक्स का भी, मतलब कि आपको तीन चार किताबें, क्योंकि देखो आपको पता है आपका डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। तो एक आपको डायरेक्ट टैक्स की किताब मिलेगी, एक आपको इनडायरेक्ट टैक्स की किताब मिलेगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी बस। ठीक है, इसी हफ्ते मिल जाएगी आपको। और एक प्रोविजन की किताब मिलेगी आपको। एक में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट टैक्स के, एक में जीएसटी का होगा सारा। ठीक है ना। और एक में प्रोविजन होंगे, जब आ जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको, समझा दूंगा सारा। ब्रह्मास्त्र बना रखा है सीधे। और ये अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो
क्योंकि जो पेपर है वो अपना मॉड्यूल से ही आना है। ये डायरेक्ट टैक्स का है। तो हम लोग पूरा मॉड्यूल लेके चलेंगे, ये आपका मॉड्यूल है, पूरा मॉड्यूल हम लोग लेके चलेंगे। सब्जेक्ट का नाम सभी को पता है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों है इसके अंदर, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आज थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जोश में हैं आप लोग, हाउस द जोश, बहुत अच्छा लगा आपका जोश, ठीक है। और ये हाई रहना चाहिए लास्ट क्लास तक, एग्जाम देने तक, मजा तभी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लिखे ऊपर, पेपर नंबर 7 है हमारा डायरेक्ट टैक्स, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सीएमए इंस्टीट्यूट भी आपको पूरा एक मॉड्यूल जो देगा, इसके अंदर पहले आपको बेसिक सिखाया जाएगा इनकम टैक्स का। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो कि हमारी 10 नंबर की वेटेज है, और इसमें 10 में से 10 लेके आने, फुल मार्क्स लेके आने। हमारा पहला ही क्वेश्चन 25 नंबर का आता है। मैं आने वाली क्लासेस में आपका पेपर भी दिखाऊंगा। पेपर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो पेपर देख के करेंगे क्या। जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं पेपर दिखाऊंगा। पेपर देखने से क्या पता लगेगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के, हमें आते ही नहीं आते। और आपको ये लगेगा कि सर ये इतने इजी क्वेश्चन कैसे डालते बच्चे, मतलब लड्डू लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको डाल दिए एग्जाम में। पर हमें टैक्सेशन की तैयारी ज्यादा करनी है, क्योंकि पूरी लाइफ में, जैसे आज बजट आ रहा है ना, तो कल शाम से जो भी मेरे पास फोन आया है कल शाम के टाइम पे, तो हर कोई यही पूछ रहा है, राजेश सर ये बताओ क्या हो रहा है बजट में, राजेश सर ये बताओ क्या हो रहा है बजट में। आ रही बात समझ में? अब बजट आ जाएगा तो अब ये नहीं पूछेंगे क्या होने वाला है, अब ये पूछेंगे क्या हुआ है। जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपका टैक्सेशन इतना मेन एरिया बन जाएगा, मतलब कि ये बहुत लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मेरी साली साडू दोनों ही सीएम है, दोनों ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। एनटीपीसी और एक मैंने बताया था, वो तो अभी नेपाल गए हुए। तो कहने का मतलब यही कि टैक्स पूरी लाइफ काम आना है। पैसे कमाओगे, टैक्स बचाना भी है। और हर कोई आदमी आपसे कहीं पे भी मिलेगा तो वो आपसे टैक्स की बात करेगा, आपसे ज्यादा लॉ लू की बात नहीं करने वाला, वो टैक्स की बात करने वाला है। तो पेपर भी बहुत डायनेमिक, पर इसको पढ़ना बहुत ईमानदारी से। क्यों? इसके अंदर बहुत कुछ है, तो एक सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें फर्स्ट डे से एक कॉपी बनानी पड़ेगी। मैंने बोला था 150 से 200 पेजेस की एक कॉपी बनानी, और ये स्पाइरल वाली बनाना, स्पाइरल वाली और सिंगल लाइन वाली। स्पाइरल में बेनिफिट ये होता है कॉपी फटती नहीं है, वरना भाई साहब हम ले लेते हैं वो फट जाती है, फायदा क्या है, ठीक है। फिर एक पेज उधर जा रहा है, एक पेज इधर जा रहा है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो पूरी लाइफ हमें अपने साथ लेके चलेगा, आखिरी सांस तक। मैं तो सांस लेता हूं इनकम टैक्स, छींके निकालता हूं तो इनकम टैक्स निकल जाता है। आगे बात समझ में? हेड्स ऑफ इनकम बात करेंगे कि कितने हेड होते हैं इनकम के, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम कितनी होती है। तो कईयों को पता है सैलरी की इनकम होती है, ठीक है। फिर ये लास्ट में आप सीखोगे टोटल इनकम कैसे निकलेगी, क्योंकि जब हमें बेसिक आ चुका होगा, हमें टैक्स का बेसिक आ चुका होगा और हमें सोर्स पता लग चुके हैं इनकम के सारे सोर्सेस, तो उसके बाद हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। अभी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको टोटल इनकम बता देंगे। आपको मैं बोल दूंगा कि टोटल इनकम कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख का टैक्स कैलकुलेट करो, ये मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये 2-3 क्लास में ही सीख जाओगे आप। तो हमें किसका टोटल इनकम निकालना सीखना है और किसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी सीखनी है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अभी रिलायंस की नहीं सिखाएंगे आपको। रिलायंस की कब सिखाएंगे?
रिलायंस की टोटल इनकम निकालना, टैक्स लायबिलिटी निकालना कब सिखाएंगे? फाइनल में। सब कुछ यहीं सिखा देंगे तो फाइनल में क्या सिखाएंगे? आ गई बात समझ में? तो फाइनल में आप सीखेंगे उसको। तो ये तो हो गया अपना मोटा मोटा सिलेबस बताया इन्होंने। ये अगर आप देखोगे सिलेबस की बात करें डायरेक्ट टैक्स की, जो कि 50 नंबर का है, तो ये आपका बेसिक हो गया इनकम टैक्स का। और ये बेसिक कितने नंबर का रखा था? 10 नंबर का। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम आ गई है। अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, नजर आ रहा है? सैलरी इनकम होती है, सबको पता है, लोगों को सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी की इनकम होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, लोग अपनी हाउस प्रॉपर्टी किस पे दे देते हैं? रेंट पे दे देते हैं। लोग बिजनेस करते हैं, लोग क्या करते हैं? बिजनेस। लोग क्या करते हैं? प्रोफेशन, उससे इनकम होती है। प्यार से इसे हम पीजी बोला करेंगे। और बीपी हाई, बीपी लो, आखिरी बात में पीजी, पी जी, बी पी, समझे? पी का मतलब, जी का मतलब गेन, और बी का मतलब बिजनेस, पी का मतलब प्रोफेशन, ठीक है? तो लोग बिजनेस करते हैं। हमारा मुकेश अंबानी, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है भाई। जियो में तो उसने बहुत कुछ कर दिया है, आपको पता ही है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या है? आप कोई अपनी एसेट बेचो, एसेट आपको पता ही है, हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच डाली, और अगर हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उससे भी क्या होगा? इनकम होगी। तो वो हमारी कैपिटल गेन की इनकम होती है। एसेट को बेचने से कैपिटल गेन की इनकम होती है। जो लोग जॉब करते हैं, सैलरी की इनकम होती है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। जो लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, उनकी पीजी, बीपी की इनकम होती है। एसेट बेचते हैं, कैपिटल गेन की इनकम। अमीर लोग होते हैं ना, अपनी एसेट बेच रहे हैं, गोल्ड बेच दिया अपना, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बेच डाले भाई साहब, कैपिटल गेन। शेयर्स बेचे। अब मुझे बताओ, शेयर्स में पैसे लगाने वाले छोटे मोटे लोग या बड़े लोग? बड़े लोग। आज आपने अगर शेयर्स में पैसे लगाए होते, कब? पहले। सर पहले कैसे लगा सकते थे? आपको पता होगा, आज एक मार्केट सर्वे करो कि जितने भी बाहर फॉरेनर बच्चे होते हैं, वो यंग एज में ही बहुत पैसा कमा लेते हैं। 20-21 साल की उम्र में उनकी जेब में 40-50 लाख रुपए होते हैं, हमारी जेब में है ही नहीं। सच बता रहा हूं मैं, ये हकीकत है। क्या आप चाहते हो 10 साल के बाद इतने पैसे हो जाए आपके पास? बोलो यस ना? तो आज से क्या करना पड़ेगा? एक तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक हो गया म्यूचुअल फंड, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक हो गया इंश्योरेंस सेक्टर, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? एक हो गया गोल्ड का सेक्टर भी है, गोल्ड की भी मार्केट है, अगर आपको पता होगा। गोल्ड वो गोल्ड नहीं कि तुम ऑर्नामेंट कर लोगे, पप्पीलरी बन जाओगे, लो जी देखो मैं पूरा ही गोल्ड हूं। आगे बात समझ में? वो वाला गोल्ड नहीं। वो गोल्ड के बिस्किट नहीं आते। मेरी साली दुबई गई थी, तो मैंने उससे गोल्ड के बिस्किट मंगा लिए, और वो अभी तक अपने पास रखे हुए। और कब मंगवाए? कोविड से पहले। और आपको पता होगा आज गोल्ड काफी ज्यादा रेट पहुंच चुका है। तो मैंने तो खरीदा होगा 35,000 के आसपास 1 कैरेट, और वो तो पूरा बिस्किट है मेरे पास, एक नहीं 3-3। आ गई बात समझ में? तो कहानी को समझ में आ रही है? क्या करना है हमें? इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करना है? नॉलेज लेनी है। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करेंगे। किसकी नॉलेज लेनी है? स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, इंश्योरेंस सेक्टर की, गोल्ड मार्केट की। गोल्ड मार्केट भी होती है, फॉरेक्स मार्केट भी होती है, सुना है? अगर आप इन सब की नॉलेज लेने के बाद पैसा लगाने लग जाओगे, ज्यादा नहीं कम पैसा लगाना है, 10,000 रुपए सालाना, बहुत, महीने के 1,000 रुपए नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। 1,000 तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, ठीक है? तो अगर हमने सालाना 10,000 रुपए भी लगाए, तो बच्चों 10 साल के बाद कम से कम आप 40-50 लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे इस मार्केट से। ऐसी मार्केट है ये, आपकी प्यास बुझा देगी, ठीक है? अभी तो आपने बहुत
ड्यू पी के और जो भी है? और क्या बोलो ना, क्या दिक्कत है? स्टीम क्या होता है? अच्छा, एनर्जी ड्रिंक। और खतरनाक वाली ड्रिंक मत कर लेना, ठीक है ना? कुछ समझ रहे हो? ये पता है क्या है, आज मैंने आपको बात बोली, कई बच्चे अपने एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। ये बहुत मैंने बड़ी बात बोल दी है। 10 साल के बाद आप मेरे से मिलने आना, आप दिखा देना कि आप में से कितनों के पास 40-50 लाख रुपए का बैलेंस है। अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आज भी नहीं लिया, तो 10 साल के बाद भी ये पैसा आपकी जेब में नहीं रहेगा, चाहे आपकी जॉब 1 करोड़ की क्यों ना हो। यस और नो? क्योंकि आदमी की चाहे जॉब कितने की हो, पर उसका बैंक बैलेंस जो होता है ना, वो कम ही रहता है। क्योंकि जिस हिसाब से इनकम होती है, बंदा उसी हिसाब से खर्चे कर लेता है अपने, शौक भी तो उसी तरीके के पालेगा। फिर आ गई बात समझ में? ये कहानी है भाई। और लास्ट है कचड़े का डब्बा, अदर सोर्स। अदर सोर्स का मतलब जिसका कोई नहीं, वो अदर सोर्स की इनकम। जैसे माला माल वीकली, लॉटरी लग गई आपकी। अब भाई की लॉटरी लग गई है, तो क्या वो सैलरी इनकम है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? क्या वो पीजीवीपी है? बिजनेस है? वो प्रोफेशन है? नहीं। क्या वो कैपिटल गेन है? तो अदर सोर्स। जिसका कोई नहीं, उसका अदर सोर्स। जो इनकम कहीं नहीं आती, किसी हेड में कवर नहीं होती, वो अदर सोर्स के अंदर आती है। सर हम लोग ओनली पार्ले जी बिस्किट जानते हैं, गुप्ता जी हैं ये। और एक इकबाल जी पूछ रहे लॉन्ग टर्म बेस्ट है या शॉर्ट टर्म? भाई हमेशा लॉन्ग टर्म ही बेस्ट होता है। आपके सर लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही बेस्ट होता है, ठीक है? कोई भी चीज लॉन्ग टर्म ही। आप सीएमए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यही है। एक जब सीएमए का कोर्स हो जाएगा, तो जिंदगी भर ये डिग्री आपके साथ रहेगी और आप वही काम करते रहेंगे, ठीक है? बाकी तो ये और चैप्टर है। और इसमें जीएसटी भी पढ़ना है 50 नंबर का, ठीक है? जीएसटी भी पढ़ना है और बहुत अच्छा है, मजा आएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म पता है वैसे? गुड्स सर्विस सर्विसेज। एक सर्विस थोड़ी ना है। इंटरनेट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, ड्राई क्लीन सर्विस है, पता नहीं कितनी सर्विस आप लोग लेते हैं। आ गई बात समझ में? जो अपने ये हेलो हेयर ड्राई ये सब, और गर्ल्स में तो बहुत कुछ, मेकअप भाई साहब, तो सब क्या है? सर्विस है वो। ये फुल फॉर्म है। पर ये फुल फॉर्म, भाई ये फुल फॉर्म क्या है? गलत है। क्योंकि मोदी जी ने बोला था बच्चों, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को सीए डे में मोदी जी बोले थे, गुड एंड सिंपल टैक्स लेके आया हूं। जीएसटी का मतलब उन्होंने बोला था गुड एंड सिंपल टैक्स लेके आया। अब मोदी जी की मानू या तुम्हारी? सर मोदी जी की मान लो। क्यों? हम तो लॉ की मानेंगे, ना मोदी जी की ना तुम्हारी। और लॉ कहता है यही फुल फॉर्म है। पर ये सही कैसे है? क्योंकि ये कहीं लिखी होनी चाहिए ना लॉ में। तो लॉ में लिखी है आर्टिकल 366, 12 कैपिटल ए, 12 कैपिटल ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीओआई का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही है, जो भी संविधान होता है हमारा, वो आर्टिकल्स में पढ़ा जाता है। तो आज के बाद किसी को भी आंसर दोगे तो उसको क्या बताओगे कि जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो कहां बताई गई है? आर्टिकल 366, 12 कैपिटल ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे याद रहेगा ये 366? 3 नंबर तो आपका लक्की नंबर होगा, छक्के छक्के देख लो यहाँ पे। आ गई बात समझ में? उसका आधे से ही स्टार्ट है ये। उसके बाद 12 बज गए, ठीक है, बाकी इक्का मार दिया इन्होंने। ये बस उसको याद रखेंगे किसी चीज से कनेक्ट करके तो अच्छा रहेगा। चलो जी, तो अब हम लोग बिल्कुल, शर्मा जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म ही सही रहेगा। अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? भगवान जी का नाम लेके, जय माता दी। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी भी भगवान का नाम लें
और एक अच्छे सच्चे तन मन दिल से किसी चीज को करें तो वो फिर आपको पता ही पूरी कायनात सब कुछ मिला देगी, है ना। तो बिल्कुल एकदम खुश होके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बच्चों हमारा, फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इनकम। वेरी गुड बेटा। इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जो मैं लिखता हूं वो लिखना जरूरी है। प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। थोड़ा सा 5 मिनट इनको रिकैप भी करा देंगे लास्ट टाइम का, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी। लेक्चर नंबर कौन सा है आज, ये भी डालना जरूरी है। लेक्चर नंबर 2, सेकंड लेक्चर है अपना। तो बेसिक में मैंने इनको सबसे पहले बताया था कि हम लोगों ने यहां पे क्या किए हैं, कुछ टर्म्स यूज किए। जैसे हमने टर्म यूज की है इनकम, नंबर 1। नंबर 2 हमने यूज किया है टैक्स, नंबर 3 एक्ट, एंड नंबर 4 1961। एक एक वर्ड को देखो निकाल के बाहर रख दिया। इनकम का मतलब है यहां पे बोथ, हमें दोनों इनकम लेनी है, चाहे लीगल इनकम हो या इलीगल इनकम हो। अब बच्चा कहता है इलीगल इनकम क्या है, भाई स्मगलिंग करके पैसा छाप रहे हो तो इलीगल इनकम है। टैक्स की चोरी कर रहे हो तो इलीगल इनकम है। आ गई बात समझ में। तो लीगल इनकम होती है एक, और एक इलीगल इनकम होती है। एक व्हाइट वाले गांधी, एक काले गांधी। तो यहां पे इनकम दोनों ली गई है। इनकम टैक्स वाले को प्यार किससे है, इनकम से। इनकम टैक्स को प्यार किससे है, तुमसे नहीं पूछ रहा तुम्हें किससे है, इनकम टैक्स को किससे प्यार है, इनकम से। इनकम हो गई, इनकम हो गई, टैक्स ले लेगा, चाहे कोई सी भी इनकम हो, लीगल तरीके से हो इलीगल हो। किसी का मर्डर किया हो, पैसा मिला, टैक्स दे दो, भाई को झटका लगता है इनकम होते ही। ठीक है, आगे आ गया टैक्स। तो टैक्स का जो ओरिजिन हुआ वो कहां से हुआ, लैटिन वर्ड से। क्या बात है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो। टैक्सो, और टैक्सो का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स। भाई मुझे लग रहा है तुम तो 90+ क्या सोच कर लिया है क्या पूरा, मतलब है ना। बिल्कुल, रेट ऑफ टैक्स। बेचारे 3 बिस्किट गए, कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आ जाते हैं एक्ट में। एक्ट का मतलब लॉ, और लॉ कौन बनाता है, वेरी गुड, क्या बात, आज पार्लियामेंट नहीं बोला कोई। तो लॉ बनाता है लेगिस्लेचर, एंड लेगिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। और हमारी कंट्री में 2 मोटे मोटे लोग, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेगिस्लेचर, ये 2 लोग मिलके लॉ बनाते हैं बेटा। पार्लियामेंट जो लॉ बना देती है, पूरा हिंदुस्तान सर झुका के मानता है उसे, होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्टेट अपनी स्टेट में लागू होगा, ठीक है। ये 1961 क्या है, वेरी गुड, ईयर ऑफ सिग्नेचर। हमारे प्रेसिडेंट के साइन हुए थे इस पे। इनकम टैक्स एक्ट में जो साइन किया था वो प्रेसिडेंट ने साइन किया था, क्योंकि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसमें प्रेसिडेंट साइन करेगा, और स्टेट लॉ बनाएगी तो गवर्नर, देवसेना, गवर्नर, स्टेट के अंदर गवर्नर। बताओ 4 वर्ड, चारों खाने चित, चारों वर्ड के मतलब आपको पता है। तो अब हम आगे
बढ़ सकते हैं। अब हम कुछ बहुत बड़ा सीखने जा रहे हैं, और देखो जी वो बड़ा क्या सीखने जा रहे हैं। बाकी ये मेरी बुक आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, मैंने ये दूसरा क्वेश्चन ये भी कराया था बच्चों को कि दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उनमें डिफरेंस बिटवीन भी बताया था, तो वो आप लिख लेना, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा दोबारा। उसके अंदर ये एक पॉइंट था, मैं आने वाली क्लास में ये वाला पॉइंट रिपीट कर दूंगा, पहले जब आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। सभी को पता है डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है, चाहे मुकेश अंबानी बर्गर खाने जाए, मैं जाऊं, आप जाओ, रिक्शे वाला जाए, कोई जाए, एक बर्गर 10 रुपए का टैक्स तो 10 ही लगेगा, 2 पे 20 ही लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंजप्शन। जितनी कंजप्शन करोगे उसके हिसाब से लग जाएगा। इस बजट में क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा जीएसटी के टैक्स रेट में उलटफेर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं रेट कुछ जगह, जिससे कि क्या हो, क्योंकि जब भी टैक्स के रेट कम होते हैं तो उन सेक्टर में उछाल आ जाता है। भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर मोबाइल पे 18% टैक्स लग रहा हो तो मोबाइल महंगा होगा, और अगर 5% लग रहा हो तो सस्ता होगा। आ गई बात समझ में? ये करने जा रहे हैं आज, और इन लोगों से मिलवाने में आज जा रहा हूं। और आज आज बड़ा अच्छा दिन है, बजट सेशन है आज वैसे ही, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है किसी को भी, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। इससे पहले वैसे कितने टॉपिक में करा चुका हूं? कितने टॉपिक हो गए थे? वो नंबरिंग करवाई थी शायद उस दिन, 2 हो गए थे ना। ये थर्ड टॉपिक रहेगा, ये थर्ड टॉपिक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक था इनकम टैक्स एक्ट का पूरा नाम का हमने वो किया था, वर्ड्स को तोड़ दिया था। दूसरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला था, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक, अभी तक 2 ही टॉपिक कराए, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों पढ़ने जा रहे हैं? इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। अगर किसी भी लॉ का बर्थ होना है तो वो भारत के संविधान से होगा, चाहे इनकम टैक्स हो। भाई हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कहां पैदा हुआ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कंपनीज एक्ट कहां पैदा हुआ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। जितने भी लॉ बने हुए हैं सारे के सारे कहां पैदा हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्यों? इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, जो जैसे हम लोग हैं, तो हम और आप खड़े हैं कैसे? क्योंकि हम, हमारे पास हमारी 2 टांगे, अगर हमारे पास लेग्स नहीं होंगी तो हम खड़े नहीं हो सकते। बिना टांगों के कोई खड़ा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से जो हमारा इंडिया है, इसके 3 ऑर्गन्स हैं। ये 3 टायर ऑफ मशीनरी भी बोला जाता है इसको, 3 टायर ऑफ मशीनरी भी बोला जाता है। और इसकी 3 टांगे हैं या 3 ऑर्गन्स बोल लो। तो इसके कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। पहला, अगर ये है बच्चों, अगर ये तीनों पिलर्स होंगे तो हिंदुस्तान रहेगा, अदरवाइज हिंदुस्तान खत्म। तो पहला पिलर क्या? लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। दूसरा, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाली। हमने इनकम टैक्स का, आईटी लिख लूं, हमने इनकम टैक्स का लॉ बना दिया, हमने जीएसटी का लॉ बना दिया। अब भैया लॉ तो बना दिया, पार्लियामेंट ने बना दिया, आपको बताइए पार्लियामेंट से बन गया लॉ, बन गया लॉ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट भी तो होंगे। हमने सीएमए इंस्टीट्यूट बना दिया। किसने बनाया है सीएमए इंस्टीट्यूट? पार्लियामेंट ने। अगर आपको पता हो, लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो सीएमए इंस्टीट्यूट तो बना दिया, पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, ऑफिस ऑफिस चाहिए ना इसके भाई। और वो ऑफिस ऑफिस क्या करेगा कि जो भी बच्चे एग्जाम पास करेंगे फिर वो इसके मेंबर बन जाएंगे। बातें कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? वो एडमिनिस्ट्रेशन सीएमए इंस्टीट्यूट को चलाएगा, पार्लियामेंट चलाएगी एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है?
और सीएमए इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ICMAI के पास है और वो लोग इसको संभाल रहे हैं। इसका नाम पहले आपको पता होगा CWA होता था, तो उन्होंने इसका नाम CMA किया। CA होता है और इन्होंने M लगा दिया। पहले तो हम इसको सिंपल ऐसे बोले कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, अब ये वर्क नहीं है, मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आपका ग्रुप 2 के अंदर एक पेपर भी डाल दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। और तीसरा कौन है? जुडिशरी। क्यों? कानून बना, फिर कानून का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंप्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी भी है। अब जब कानून का इंप्लीमेंटेशन होता है, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं चलानी, ड्रिंक करके नहीं चलानी, लोग रूल और रेगुलेशन तोड़ते हैं क्योंकि लोगों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है ना? यस और नो? और फिर जुडिशरी क्या करता है? पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट देने में भी बड़ा मजा आता है ना? जेल में बंद कर दिया और बंदा वहां चक्की पीसिंग पानी पी। आगे बात समझ। और आपने देखा होगा हीरो को जेल में डाल देते हैं और उससे बोलते हैं, बोल दे कि तू उससे प्यार नहीं करता, बट वो फिर भी कहता है नहीं मैं करता हूं। जबकि आपको पता है पुलिस वालों के सामने जो बोला जाता है वो विटनेस ही मतलब एविडेंस नहीं है, वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट वो एविडेंस नहीं होता। क्योंकि आप बोल सकते हो कि ये पुलिस वाले तुमने डरा रहे, डंडा लेके खड़े रहेंगे तो सर आप बताओ जज साहब, आप हाँ बोलोगे नहीं बोलोगे या पीछे डंडे खाओगे? बताओ, सीधी बात है भाई। कोई आदमी बंदूक ले ले तुम्हारे कनपट्टी पे रख दे और बोले साइन करना है तो ले भाई, एक क्या 100 कर लेता हूं, क्या दिक्कत है? पढ़ा होगा ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, नहीं माना जाता, ये सब माना ही नहीं जाता। आप डरा रहे हो एक आदमी को। लिखा आप लोगों ने सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखे उसके 3 ऑर्गन्स, लिखो 3 ऑर्गन्स। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, तीसरा ऑर्गन जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? लिखना लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इनकम टैक्स कहां पैदा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। जीएसटी भी कहां पैदा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। मुझे बताना है इनकम टैक्स पैदा कहां पे हुआ है कहां? वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, कहां हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताना है मुझे। तो लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव को लिखना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और जो भी आपके साथ के बच्चे उनको बोलो कि जल्दी से क्लास लगा लें, क्योंकि जितना डिले करेंगे चीजें तो छूटती जाएंगी। हम तो पढ़ाते जाएंगे भाई, हम रुकने वाले नहीं है। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी है पनिशमेंट बॉडी, ये पनिशमेंट देती है। तो लेजिस्लेचर्स करते हैं, लेजिस्लेचर्स बनाते हैं जी लॉ। तो हमारा थर्ड टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर सबसे पहले आ गया लेजिस्लेचर। सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करते हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, ये बनाएगी लॉ। कौन कौन है इसमें? लिखे, पार्लियामेंट है इसके अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब
लेजिस्लेचर को क्या करना है, लॉ बनाना है। किसका लॉ बनाना है, इनकम टैक्स का लॉ बनाना है। तो इनकम टैक्स का जो लॉ है, कैसे पता लगेगा कि उसे पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट बनाएगी, कैसे पता लगेगा? कोई सा भी लॉ बनाना है, कैसे पता लगता होगा कि उसे पार्लियामेंट ने बनाना है या स्टेट ने बनाना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई स्टेट कह रही है हम अपनी स्टेट में दारू नहीं पीने देंगे, किसी को अल्कोहल ड्रिंक नहीं करने देंगे, तो वो स्टेट लेगी डिसीजन, वो स्टेट का डिसीजन है। जैसे दिल्ली वाले करते हैं कि भैया वहां पे पराली जल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, हम बाहर की गाड़ियां दिल्ली में नहीं आने देंगे, आनी है तो हमारी परमिशन लो, ये लो, ऑड इवन चलाएंगे। वो सब क्या है, दिल्ली की सरकार देखेगी, उसको क्या करना है, कोई दूसरी उसमें इंटरफेयर कर भी नहीं सकती है। तो हमें ये पता, हमें क्या करना है, जो उसने बोला क्या करना है कि इनकम टैक्स है, हमें ये देखना है होल ऑफ इंडिया लगाना है या स्टेट में लगाना है। अच्छा, हमें कहां लगाना है, होल ऑफ इंडिया। हमें कहां लगाना है, होल ऑफ इंडिया। तो हमने कहा कि पार्लियामेंट क्या करेगी, फिर उसका लॉ बनाएगी। पर पार्लियामेंट के पास संविधान में पावर भी तो होनी चाहिए भाई, उस काम को करने की संविधान में पावर लिखी होनी चाहिए ना कि पार्लियामेंट के पास। आप कह रहे हो कि स्टेट अपने स्टेट के अंदर लॉ बना सकती है, संविधान में लिखा होगा, तभी तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, ये मत बोलना आज के बाद यही नहीं बोलना है बस, क्योंकि जिससे पूछो रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, सर उस दिन संविधान बन गया था, लागू हो गया था। बन तो वैसे 26 नवंबर को गया था, फिर लागू 26 जनवरी को हो गया था 1950 में। उस दिन आपको बोलना है कि सर उस दिन से हमें अपने राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए, उस दिन से राइट्स मिल गए हमें, जो हमें हम बोलते हैं ना कि हमें राइट्स मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारे बोलने का राइट है, घूमने फिरने का राइट है। क्या कोविड में कई राइट्स छीन लिए नहीं आपसे कि भाई नहीं जा सकते आप कहीं? तो क्या इन सब चीजों के लिए संविधान में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा कि वो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगवा सकती है, धारा 144 लग सकती है, लागू की जा सकती है। बातें को समझ में आ रही है? मतलब कि जो संविधान में लिखा है वो हम सबने मान लिया है, और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान हमारा आईना है, ठीक है? तो लड़के ने बोला तो सही कि पार्लियामेंट बनाएगी अगर पूरे हिंदुस्तान में लगाना है, पर पार्लियामेंट के पास उस चीज को लगाने की पावर होनी चाहिए। और जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान को कैसे पढ़ा जाता है, आर्टिकल के थ्रू। क्योंकि कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो किसके थ्रू पढ़ेंगे, सेक्शन सेक्शन सेक्शन। पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स में पढ़ा जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं? आ गया। इसका मतलब कि सर हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है या वो स्टेट को पावर दे रहा है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, आर्टिकल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट चार्ट की तरफ, क्योंकि ये यहां तक लेजिस्लेचर के तो दो ही पार्ट थे, इतने हमें इतने ही करने हैं, ठीक है ना। आगे अगर आप करना चाहते हो तो लिख लो, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। साइन कौन करता है वो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमारे साइन कर देते हैं, वो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा को लोकसभा क्यों कहते हैं, मैं ये सब में नहीं जानना चाहता, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सभा वहां बैठी हुई है, लोकसभा कहते हैं। यहां पे राज्य ने चुना है उनको, तो राज्यसभा। लोअर हाउस अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, सबसे पहला आर्टिकल है 265। किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 265। और यह आर्टिकल क्या बोलता है, नो टैक्स कैन बी लेविड और नो टैक्स कैन बी लेविड और imposed
by the parliament oblique state legislature except authority of law, except authority of law। तो क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है। कौन सा आर्टिकल है, 265। टोटल कितने आर्टिकल है वैसे पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, टोटल टोटल कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 448, टोटल 448 आर्टिकल्स है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल किस में लिखा है, 265 में क्या लिखा है, नो टैक्स कैन बी लेविड, ना टैक्स लगा सकते हैं, ओ सॉरी इम्पोज लिख दिया आगे, और कलेक्टेड आएगा। इम्पोज का मतलब भी लगाना ही होता है। तो नो टैक्स कैन बी लेविड, ना लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है। कह रहा है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों को ही पावर दी है। क्योंकि जो हिंदुस्तान है आपको पता होगा वो राज्यों में बटा हुआ है, बहुत सारी स्टेट है, 28 स्टेट है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी है 9 के आसपास आई थिंक, ठीक है, 8, तो 8 हमारी यूनियन टेरिटरी है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि सर हमारा जो पूरा इंडिया है ना वो राज्यों में बटा हुआ है और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं साथ में, और इन सबको मिलके हमारा हिंदुस्तान बना हुआ है। क्योंकि जो पार्लियामेंट काम करेगा वो पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा, और जो स्टेट काम करेगी वो उसका स्टेट मानेगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कोई भी टैक्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ना लगा पाएंगे, ना लेवी कर पाएंगे, ना कलेक्ट कर पाएंगे, जब तक उनके पास, हाँ जी, अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक उनके पास लॉ बनाने की पावर नहीं होगी। तो हमें देखना पड़ेगा लॉ बनाने की पावर कहां दी हुई है। भाई हमने कहा कि इनकम टैक्स का लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, इंटरव्यू में पूछ लिया पार्लियामेंट ने कैसे बना दिया, इंटरव्यू में पूछ लिया तुमसे पार्लियामेंट ने कैसे बना दिया, कहां लिखा है, तुम कैसे जवाब दे पाओगे। तुम सीधे बस ये बोल दोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें ये लाइन बतानी पड़ेगी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ पार्लियामेंट के पास है। कैसे, देखो इसके लिए आर्टिकल है 245। कौन सा आर्टिकल, 245 लिखें जी, 245। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ, इनके पास पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बाकी मैं इसमें ये नहीं लिखवा रहा, उसी में लिखा हुआ है आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो होल और पार्ट ऑफ भी लिखा हुआ है उसमें, एनी पार्ट, लिखना चाहते लिख लो, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो एप्लीकेबल होगा। और जो स्टेट बनाएगी वो आपको पता ही है, वो विद इन द स्टेट एप्लीकेबल होगा, विद इन द स्टेट। और विद इन द स्टेट का मतलब वो समझ ही गए आप, वो जो भी क्या है पर्टिकुलर स्टेट है। एक बच्चे ने ही बोला था मुझे कि सर किस स्टेट में होगा, तो बेटा जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, जो लॉ जिसका लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर
वो लॉ क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों, ये पर्टिकुलर वर्ड बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर वो किस स्टेट में होगा एप्लीकेबल, तो मैंने कहा भाई पर्टिकुलर स्टेट में हो जाएगा, जिस भी स्टेट में, क्योंकि मैं यहां एक स्टेट तो लिख नहीं सकता, वही वही स्टेट लेजिस्लेचर जो उस लॉ को बना रहे हैं वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा उस स्टेट के अंदर। तो आपको क्या सीखने को मिला, अगर हम दोबारा से बात करें, हमें इनकम टैक्स का लॉ बनाना था और हमने बोला कि हमारी कंट्री के अंदर लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। बच्चे ने भी कहा कि सर इनकम टैक्स का लॉ है तो पार्लियामेंट बनाएगी, पर क्वेश्चन उठा कि पार्लियामेंट ही क्यों, स्टेट क्यों नहीं, और अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी उस लॉ को बनाने की, इनकम टैक्स के लॉ को बनाने की, तो भाई वो पावर कहां पे दी है, तो वो सब कुछ कहां दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या लिखे हैं, आर्टिकल्स। तो हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा सबसे पहले, 265, और 265 में क्या लिखा था, नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ना ये लेवी कर पाएंगे ना ये कलेक्ट कर पाएंगे जब तक इनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। अब अथॉरिटी देखने गए कि कौन से आर्टिकल में, टोटल कितने आर्टिकल हैं, 448, फिर हम अथॉरिटी देखने गए कि इनके पास अथॉरिटी है भी नहीं है लॉ बनाने की, तो पता लगा आर्टिकल 245 से कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि ये लोग लॉ बना सकते हैं, और बोला गया कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो होल या पार्ट ऑफ द इंडिया की जो टेरिटरी है वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और स्टेट बनाएगी उसके पर्टिकुलर स्टेट में हो जाएगा। देखो समझ में भी आ गया। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़े, इसमें क्योंकि एक लड़ाई है भाई, दोनों को पावर दे दी है लॉ बनाने की, किस मुद्दे पे पार्लियामेंट लॉ बनाए, किसमें स्टेट लॉ बनाए, तो वो कैसे पता लगेगा, तो एक आर्टिकल फ्रेम किया गया। 245 के बाद क्या आएगा, 246, और 246 को बोला गया subject matters in which parliament oblique state legislature can make law। कह रहा सब्जेक्ट मैटर इन विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, सब्जेक्ट मैटर्स बनाए गए, सब्जेक्ट मैटर बनाए गए, मुद्दे बनाए गए जिनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और जिनके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगी, वो सब्जेक्ट मैटर बनाए गए। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या, मुद्दे बनाए गए कि भाई ये मुद्दा होगा तो पार्लियामेंट बनाएगी, ये मुद्दा होगा स्टेट बनाएगी, और वो सब्जेक्ट मैटर एरो कनेक्ट कर लेना, ये सब्जेक्ट मैटर जो गिवन है, ये जो गिवन है सब्जेक्ट मैटर, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा शेड्यूल 7। कौन सा शेड्यूल 7, क्योंकि जो भी हम लॉ पढ़ते हैं उसके अंदर शेड्यूल भी होते हैं, अगर आपने देखा हो तो शेड्यूल 7, और शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 के अंदर, लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोला जाता है, इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो अपने पास 3 लिस्ट हो गई।
सामने आ गया। इसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई और इनके अंदर मुद्दे लिखे गए। जो यूनियन लिस्ट में मुद्दे लिखे गए उनके ऊपर लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। जो स्टेट लिस्ट में लिखे गए होंगे उनके ऊपर कौन बनाता होगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट में बोथ। ठीक है, बोथ का मतलब दोनों, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। कितने मुद्दे लिखे गए हैं? अच्छा, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं, नेक्स्ट पेज ले लूं। मैंने कहा कि एक शेड्यूल कौन सा है? 7 है। और इस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जो लिस्ट 1 है उसे यूनियन के नाम से जाना जाता है, लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है और लिस्ट 3 को कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। यही बात है। यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे लिखे गए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, टोटल मुद्दों को बोला जाता है एंट्रीज। मुद्दों को क्या बोला जाता है? एंट्रीज। टोटल यहां पे 99 एंट्रीज है। कभी सुना है आपने? पहले कभी सुना है? टोटल यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज है? 99। और स्टेट में कितनी है? स्टेट के अंदर है 61। पहले 62 होती थी, 62 वाली हटा दी, ओमिट कर दी। इसके अंदर टोटल 52। तो एंट्रीज का मतलब क्या है? मुद्दे। अल्कोहल पे टैक्स लगाना है, कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। क्योंकि जो देखो यूनियन लिस्ट है उस पे कौन? पार्लियामेंट है, ये आपको पता ही है। और इस पे स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको पता ही है। तो मुझे बताओ अल्कोहल पे कौन टैक्स लगाएगा? कैसे पता लगेगा? सर ये एंट्रीज का मतलब क्या है? मुद्दे। अगर इन 99 एंट्री में ऐसे होंगी ना एंट्रियां, एंट्री 1, एंट्री 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखी होंगी, तो अगर इनमें से किसी एंट्री में भी लिखा है कि अल्कोहल के ऊपर टैक्स पार्लियामेंट लगाएगी, तो पार्लियामेंट ही लगाएगी। मतलब उसका सॉरी लॉ, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। भाई अगर लिखा है कि उसका लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, मतलब वो अगर एंट्री यूनियन लिस्ट में लिखी है तो उसका लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो एंट्री लिखी कहां पे है अल्कोहल की। आपको जान के हैरानी होगी, अल्कोहल की एंट्री स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है। स्टेट लिस्ट में जो इसकी एंट्री है बच्चों वो है 51। और एंट्री 51 में लिखा हुआ है कि अल्कोहल के ऊपर टैक्स स्टेट ही लगा सकती है, पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं है। और ऐसा कैसे हुआ? जब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी ने ये ड्राफ्ट किया तो आप समझ ही गए होंगे कि वो जो लोग सदन में बैठे होंगे उनसे अप्रूवल ली गई होगी कि भैया ये जो लोग अल्कोहल पीते हैं इसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा। तो सारी स्टेट खड़ी हो गई कि भाई हमारा आदमी पी रहा है तो टैक्स हम लेंगे। क्योंकि अगर टैक्स तुमने ले लिया, अगर यूनियन लिस्ट में टैक्स ले लिया गया तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसका टैक्स किसको मिलना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये यहाँ पे जो टैक्स का पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। लड़ाई किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। कुछ समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आई? क्योंकि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसके टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, जो स्टेट ने लॉ बनाया है उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। लोग खड़े हो गए कि हमारा आदमी अल्कोहल पी रहा है, उसके ऊपर टैक्स हम ही लगाएंगे, पैसा हमारे पास आएगा। अगर हमने ये पैसा पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया तो फिर तो हम लुट जाएंगे। पीने वाले लोग बहुत हैं। फिर एक बात उठी पार्लियामेंट में, क्या कि लोग धुआं बहुत उड़ाते हैं।
उसके ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? धुएं के ऊपर। ऐसे मत देखो एक दूसरे को, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो धुएं के ऊपर कौन? नहीं, उसके ऊपर यूनियन लिस्ट में लिखा गया, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। तो धुएं का जो पैसा है, जो लोग टैबैको प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अच्छा, स्टेट वालों ने उंगली उठाई होगी कि हमारा आदमी से धुआं उड़ा रहा है, हमें चाहिए। वो बोले बात ऐसी है, सब कुछ तो तुम ही रखने को तैयार हो, फिर हमने बनाया किस लिए पार्लियामेंट को? तो बात ऐसी है, अल्कोहल अपने पास रखो, धुआं हम रख रहे हैं। फिर बात आई होगी इनकम की, कि लोग इनकम अर्न करते हैं, तो हमें इनकम के ऊपर क्या लगाना है? टैक्स लगाना है। इनकम के ऊपर क्या लगाना है? टैक्स लगाना है। तो आप समझिए ये एंट्रियां कैसे बनी थी उस टाइम पे, वो भी आपको बता दिया मैंने। अब हम यहां पे आज देखना चाह रहे हैं कि यार ये इनकम टैक्स का जो लॉ है, जो ये इनकम टैक्स का लॉ है, ये पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट ने बनाया है? हम ये जानना चाह रहे हैं। पर हमें ये पता लग चुका है, क्योंकि इनकम टैक्स तो पूरे इंडिया में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी हर स्टेट का अलग इनकम टैक्स चल रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा यहां पे लिखा होगा। तो हम लोगों ने एंट्री 1 पढ़ी, 2, 3, 4 ऐसी पढ़ते चले गए। एक एंट्री आई और उस एंट्री का नाम था एंट्री नंबर 82। क्या नाम था? एंट्री नंबर 82 है? हाँ, कितना अच्छा नाम है देख, 82। 2 बोलने में वैसे ही मजा आता है। और उसमें लिखा था इनकम टैक्स। इस एंट्री में लिखा क्या था? इनकम टैक्स। और ये एंट्री किसके अंदर लिखी थी? यूनियन लिस्ट के अंदर। इसका मतलब कि इसका लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। और इसका पैसा किसकी जेब में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। और आगे एक वर्ड लिखा था अदर देन। क्या लिखा था? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब कि सारी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, केवल एक इनकम को छोड़ के, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पार्लियामेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स नहीं ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स नहीं ले सकती। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों ने कहा पंजाब है, हमारा स्टेट है, हम खेती कर रहे हैं, उसका टैक्स तुम्हें क्यों दे? तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लॉ कौन बनाता हुआ? स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो कौन सी एंट्री में? उसकी एंट्री नंबर है 46, एग्रीकल्चर इनकम की। तो अगर जो स्टेट है, अगर उसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है तो वो लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए लॉ बना सकते हैं। इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है तो कौन लगाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा। पहले इतना लिख लो, फिर मैं दिखाता हूं आपको। ये सब मैं दिखाता हूं कहां लिखा है। तो इनकम टैक्स का लॉ भाई ने बोला था पार्लियामेंट ने बनाया। आज क्या बोलोगे? कि जो इनकम टैक्स है वो लॉ पार्लियामेंट ने तो बनाया है, ये तो बोलोगे ही। और उसके बाद क्या बोलोगे? रुको जरा, 15 मिनट डिटेल में बताता हूं। अब 15 मिनट डिटेल में बताता हूं। एक एंट्री है नंबर 82, किसके अंदर? यूनियन लिस्ट में। पता है वो यूनियन लिस्ट कहां है? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 कहां से आया? आर्टिकल 246 से। 246 कहां से आया? 245 से। 245 कहां से आया? 265। 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पूरी कहानी सुनाता हूं तुझे।
भारत का संविधान, आर्टिकल 265 सुनाओ उसको, है ना, फिर वो बोलेगा नमस्ते जी। बाकी जितने ये नालायक बाहर बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इनको भगा दो घर, इनको कुछ नहीं आता है। हमें आदमी मिल चुका है, हमें अपना मुर्गा मुर्गी मिल गया, अब यही हमारी कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि इनको ज्ञान है, ज्ञानी है ये लोग। समझे नहीं समझे? ठीक है जी। अब मैं आपके मॉड्यूल में दिखाता हूं ये सब चीजें। ये हमारा मॉड्यूल बच्चों कैसा लगा? कैसा लगा? लगा ना बढ़िया? अब क्योंकि हम बनने जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो आंसर भी प्रोफेशनल, बातें भी प्रोफेशनल। ठीक है, कहीं पे 82 लिखा हुआ हो इनकम टैक्स, कहीं घर के बाहर ही आज लिख दो एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ले भाई, बगल में किसान है वो लिख देगा एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट के अंदर। ले, उसकी 46 है एग्रीकल्चर की स्टेट लिस्ट के अंदर। भूल गए होंगे आप तो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है पता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था इंस्टीट्यूट ने। ये देखो कौन सा आर्टिकल लिखा है इन्होंने सबसे पहले, 265। रुक जाओ, वायरस आ गया इसमें, इतना खतरनाक है वायरस आ जाता है बेटा। और जो बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये मॉड्यूल के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 444 आर्टिकल नहीं है, 448 आर्टिकल्स है टोटल। ठीक है, और 25 पार्ट है, शेड्यूल 12 ही है टोटल। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, पूछ ले टोटल आर्टिकल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बच्चा बोले मैंने तो पढ़ाया नहीं, मतलब टीचर ने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, हो गया खत्म। और मेरा तो ये है कि मैं तो सब पढ़ा देता हूं। ले भाई, इसलिए मैंने बोला कि पढ़ना बहुत पड़ेगा टेक्स्ट के अंदर, याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा, सीखोगे बहुत कुछ। और ये कहोगे कि सर आपको तो सारा याद है, तो भाई हम 15 साल से यही काम कर रहे हैं, तो हमें याद नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 15 साल मुझे लग रहा है आपने कर लिया तो आप तो पता नहीं क्या ही कर लोगे। आदमी एक्सपर्ट हो जाता है फिर अपने आप ही, उसे किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाता है। अच्छा, कई बार बच्चा मेरे से ये पूछता है क्लास के बाद कि सर सेक्शन हमें याद करने हैं, तो मैं हर क्लास के बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखवा दिया करूंगा, क्योंकि मैं तो जब भी बात करूंगा फेंक के मारूंगा सेक्शन, कि ये सेक्शन वो सेक्शन, ये फॉर्म ये रूल। आगे बात, मैं तो टीचर हूं भाई, मुझे तो सारा आना चाहिए, पर आपको तो कंसाइज याद करना है, वो मैं बता दिया करूंगा क्लास के बाद कि ये आप याद कर लेना। तो सबसे पहले क्या है, 265 लिख दिया इसने, देखो वही लिखा है ना, नो टैक्स लेवी कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी। बिल्कुल सर सही बात है। उसके बाद आगे बढ़े, 245 आर्टिकल तो लिखा ही नहीं ना नालायकों ने। उसके बाद 246 लिख दिया, सब्जेक्ट मैटर है ना, मेड लेजिस्लेचर 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, यूनियन ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर कवर इन दिस लिस्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन पे लॉ बनवाएगी। किससे बनवाएगी? पार्लियामेंट से। स्टेट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनवाएगी, किससे? अपने स्टेट लेजिस्लेचर से। ये जो लेजिस्लेचर लिख रहे हैं कॉन्करेंट में दोनों। अब कॉन्करेंट में दोनों है तो बता दूं एक चीज आज आपको कि कॉन्करेंट के अंदर टैक्स का कोई मुद्दा लिखा ही नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स का कोई मुद्दा लिखा ही नहीं है, क्योंकि दोनों भाइयों ने अपने में आप में ही बांट लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ले लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ले लिए। इन्होंने कहा कहीं छोड़ना ही किस लिए। आपने सुना होगा जीएसटी, अब खुद बताओ, आज देखते हैं, मुझे लग रहा है आप लॉ मेकर ही बन जाओगे। जीएसटी का जो टैक्स लग रहा होगा, ये पार्लियामेंट लगा रही होगी या स्टेट लगा रही होगी? कितने कह रहे हैं? पार्लियामेंट लगा रही है जीएसटी का टैक्स, तो स्टेट। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। क्या नाम है? आकांक्षा। ऐसे ऐसे नहीं करनी है, मतलब बढ़िया। हाँ, हम लोग आपस में मजाक कर सकते ना,
है ना, कोई अदरवाइज तो नहीं लेगा ना। देखो है कैमरा मेरा क्या है उसमें, बहुत अच्छा सर। देखो पता है क्या है, मैं कहां था यार, सब भुला दोगे मेरे को ऐसे, मैं बहुत बढ़िया जगह में था। हाँ, नालायकों खुद सोचो कि अगर जीएसटी का लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, तो स्टेट वाले क्या मुंह देखते रहेंगे? बर्गर खाने जाते हैं तो उसमें CGST SGST आता है, इसका मतलब जीएसटी का लॉ दोनों ने मिलके बनाया है। वन ब्रेड, एक ब्रेड है और उसके दो हिस्से हो गए। आपको पता होगा वो 18 अगर 5%, जब आज बर्गर के ऊपर देखना, जब वो 5% लग रहा होता है तो उसमें CGST 2.5% होता है, SGST 2.5% होता है। 50-50 जीएसटी का टैक्स दोनों ने 50-50 कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी की वजह से कई इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिए। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, डायरेक्ट नहीं। जीएसटी इज अ वन नेशन टैक्स, मोदी जी ने बोला था वन नेशन टैक्स वन मार्केट, इसलिए हमने जीएसटी बनाया है। क्यों, पता है क्या हो रहा था? आप मैकडी में बर्गर खा रहे थे तो स्टेट वाला कह रहा था देख बर्गर खा रहा है, ये गुड्स है, इसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। तो वो टैक्स लगा रहा था, 12% ले रहा था हमसे, 12%। अच्छा पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, उसके ऊपर 20 लगाऊंगा। फिर उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट वाले वो चुप नहीं रहते थे, वो कहते थे सर्विस टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैकडी में बैठ के एसी की हवा खा रहा है और बैठा हुआ है मस्त बिल्कुल चौड़े पे, तो भाई मैं 18 सर्विस टैक्स लगाऊंगा 18%। ले, इधर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए अपने, इधर सेंट्रल ने लगा दिए। पिटाई किसकी हो रही है? हमारी। हम तो पिस गए। मतलब वो खा रहे, भाई तूने ले लिया ठीक है टैक्स, भाई तू क्यों आ गया? अच्छा तू ले रहा है तो तू क्यों ले रहा भाई? एक जना ले लो, अच्छा मिलके ले लो ना, मिलके तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसकी स्टेट गवर्नमेंट की तिजोरी अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तिजोरी अलग है। और यहां अगर केजरीवाल और मोदी हो जाए और योगी, तो भाई तलवारें निकल आएंगी, फिर तो खून खराबा होगा पहले। बातें कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? आज क्या हो गया? आज हम मैकडी जा रहे हैं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ओनली जीएसटी 5%, कहानी खत्म। और दोनों ने बांट लिए 50-50। और क्यों किया ये 50-50 आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि स्टेट अगर 60 रखेगी तो सेंट्रल कहेगी हमें क्या समझा है, और अगर सेंट्रल 60 रख ले तो वो कहे हमें क्या समझा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो टैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, बट ये कि नॉलेज बहुत ज्यादा है भाई, तो उसको कलेक्ट करके ढंग से ले जाना तिजोरी उजोरी में। ठीक है, कहीं घर जाते जाते सब भूल जाओ। इन चीजों का ध्यान रखना, मैं पहली क्लास से ही बता रहा हूं। आपने आज जाके नहीं पढ़ा 3 बार स्वाहा। ये ऐसा टैक्स है, पता है ना, ये ऐसा है, नशा है ये एक, सब भूल जाता है आदमी, फिर धीरे धीरे सब भूल जाता है, घर पहुंचते पहुंचते सब फिर गायब। आप भी कहोगे तो आंवरा का ढावरा हो रहा है, जादू हो रहा है हमारे साथ। ये शेड्यूल 7 नजर आया आप लोगों को? लिस्ट नजर आई? देखा इसने क्या लिखा है? एंट्री 82 कौन सी लिस्ट के अंदर? यूनियन लिस्ट के अंदर 1 के अंदर 82। और क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, और बताया उसका मतलब इनकम टैक्स है। और देखो ये देखो लिस्ट 2 के अंदर एंट्री 46 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। और यहां पे ही लिख लें, देखो मैंने बोला ना एग्जाम, साथ साथ एग्जाम भी बता दूंगा। एग्जाम में आज जितना भी पढ़ा है यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पास्ट में यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन? इनकम टैक्स की एंट्री बताओ 82। तुम कहे कितनी आसान है, कुछ भी तो नहीं है। आने वाले टाइम पे जीएसटी पढ़ोगे, फिर जीएसटी पढ़ोगे और एंट्रीज आएंगी 82 के आगे, 83, 84, 85। सर ये सब याद करना पड़ेगा,
डरा रहे हो हमें? नहीं, मैं कुछ नहीं डरा रहा हूं, अभी इसको हटा दो सब। अभी तो एक ही एंट्री याद करनी पड़ेगी ना, 82। 82 का आधा क्या होता है? 41, है ना? पर हमें क्या करना है देवसेना? 46 को याद रखना है। आज के बाद 82 का हाफ 46। आ गई बात समझ में? लास्ट टाइम जो आपको बताया था मैंने। एनी डाउट? तो हमने 82 एंट्री भी देख ली, 46 एंट्री भी हमने देख ली। लॉ किसने बनाया इसके ऊपर? 82 में पार्लियामेंट ने। लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। 46 पे स्टेट लेजिस्लेचर ने। जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, यहां जो पैसा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट की। सर कॉन्करेंट में असली में टैक्स का कोई मुद्दा है ही नहीं, हमें इसलिए कोई लेना देना है ही नहीं, कहानी खत्म। हाँ बेटा, आईजीएसटी क्या होता है? जब दिल्ली वाला यूपी माल बेचेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और आईजीएसटी जो है ना 18% लग गया, बैक हैंड में दोनों मोदी जी और स्टेट 50-50। ये बैक हैंड कैलकुलेशन है, ये सब मैं नहीं कह रहा। आर्टिकल 269 कैपिटल ए। देख मैंने तो फेंक के क्या मार दिया? आर्टिकल। मैंने बोला था मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं तो लॉ बता दूंगा कहां लिखा है। अच्छा, आईजीएसटी का लॉ बनाया किसने है? वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए पार्लियामेंट ने बनाया है। बनाया पार्लियामेंट ने, पर आर्टिकल 269 ए में लिखा हुआ है कि ये जो आईजीएसटी लगा है ना इसके भी दो हिस्से होंगे। मैंने कहा था वन ब्रेड 50-50। आ गई बात समझ में? आईजीएसटी का लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने, पर उसका 50-50 269 कैपिटल ए कह रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब गलत है तो तुम अनशन में बैठ जाओ और जो करवाना है करवा लो, पर तुम्हारा लाल और नीला होके रहेगा। आ गई बात समझ में? हाँ बेटा, क्योंकि इतना आसान नहीं ना, इसके लिए डंडे खाने पड़ते हैं। केजरीवाल सीएम ऐसे ही नहीं बना है, वो भी दिल्ली का सीएम, भाई बहुत बड़ी बात है। हम लोग बोलने को बोल देते हैं ऐसी है, मतलब मैं देखो किसी की साइड पे नहीं हूं, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिशियन है क्या? नहीं, ना आप हो ना मैं हूं, या हम में से किसी की फैमिली पॉलिटिशियन है, ठीक है? क्योंकि होती तो फिर हम मुद्दा ही नहीं उठाते। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं ना उसकी साइड ले रहा हूं ना ये, पर भाई दिल्ली का सीएम बनना इसका मतलब कि उसने बहुतों को पानी पिला ही दिया। 72 के मतलब 70 सीटें शायद दिल्ली के अंदर, ठीक है ना? और उसमें अगर वो भाई साहब विन कर जाता है तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो यहाँ पीएम बनने में अपने लिए पता नहीं क्या क्या करवाने के बाद पीएम बने हैं। पीएम बनना भी देश का इतना आसान नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री। तो बच्चों लेजिस्लेचर के बारे में हमें सब कुछ पता लग गया। अब किसके बारे में जानना चाहेंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एग्जीक्यूटिव कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। लिखेंगे जी एडमिनिस्ट्रेशन। कल मैंने किसी बच्चे ने मेरे से मॉड्यूल मांगा था, मैंने भेजा भी था बच्चे को मॉड्यूल, है ना? बाकी हमारा ग्रुप बन चुका है क्या? चलो आज बात करके ग्रुप बनवा के, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास सॉरी अगर हमारी कहानी किसी को नहीं पता है तो हमारी कहानी यहां चली थी, ये थर्ड टॉपिक था हमारा, और थर्ड टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया लेजिस्लेचर का, यस और नो? और अब करेंगे एग्जीक्यूटिव का। तो यहीं पे लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है आपको पता ही है।
थोड़ी कॉपी का साइज भी क्या है, बड़ा रखना पड़ेगा, समझ ही गए होंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस। जो टैक्स के लॉस हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास दिया गया है, आपको पता ही होगा, भारत सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया होगा, यस और नो। जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चेहरा बनता है वो कौन बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन फेस करता है, प्रधानमंत्री। पर क्या वो प्रधानमंत्री खुद काम करता है अपनी मिनिस्ट्री से करवाता है सारा काम। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में। आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री जी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये पावर किसको डेलीगेट कर दी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और ये सब कुछ कहाँ लिखा होगा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। बात समझ में आ गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसका काम देखती है, हाँ जी, टैक्स लॉस का काम देखती है। किसका काम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि टैक्स लॉस का काम कौन संभाल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या है, आजकल कौन बैठा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, निर्मला सीता रमन जी, रिस्पेक्ट। बुरा मान जाएंगी, झांसी की रानी है, वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी है। दुबई के लोगों को नहीं छोड़ा जो यहाँ से इंडिया से दुबई भाग गए थे। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है, 2, जिनको बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, तो बहुत मोटा लिखता है अपना। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मैंने बोला इसमें कितने डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट बोले मैंने, 2 डिपार्टमेंट। तो बेटा एक डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी और दूसरे का नाम है सीबीआईसी। मैं ना उधर दिखा देता हूं, थोड़ा सा मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। कितने डिपार्टमेंट है, चार्ट कैसे बनना है वो आपको फ्रेमवर्क मिल ही गया है। तो आप उस चार्ट को जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। कितने डिपार्टमेंट है, 2। पहला सीबीडीटी, दूसरा सीबीआईसी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड। आगे क्या है, डायरेक्ट टैक्स। भाई जो सीबीडीटी है वो किसका डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट टैक्स का। और सीबीआईसी किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का। एक डायरेक्ट का होना है, देखो खुद अपने आप बना लेना था आपने कि सर एक डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 2 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे सर, एक डायरेक्ट टैक्स का, एक इनडायरेक्ट टैक्स का। तो निर्मला सीतारमन भी अकेले सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने यहां पे 2 डिपार्टमेंट बना दिए, एक सीबीडीटी और दूसरा सीबीआईसी। ये सीबीडीटी और सीबीआईसी ये डिपार्टमेंट क्या देखते होंगे, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेशन का काम। आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया होगा, खुद बताओ अब आप। सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया होगा, 2 डिपार्टमेंट बनाए होंगे, एक मेंबर का, एक स्टूडेंट का। कुछ समझे, मोटे मोटे तो 2 बने होंगे, फिर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग बने होंगे, एग्जामिनेशन अलग, फॉर्म का अलग, ये वो पता नहीं क्या है ना, समझ गए। इसके नीचे भी बहुत ब्रांचें बनी होंगी, ऐसे तो इनके भी तो बने होंगे। कुछ समझ पा रहे हो, देखो
हम उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यार सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी दो बनाए होंगे, मेंबर के लिए, स्टूडेंट के लिए। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी दो बनाए गए, क्योंकि एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पर आपको नहीं लग रहा इसके आगे भी बहुत पिक्चर होगी, पर वो अभी अपने सिलेबस में ही नहीं है। पूरा चैप्टर है फाइनल में, पूरा चैप्टर पढ़ोगे डिपार्टमेंट के ऊपर, इट विल बी टेक 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे लगते हैं पूरा डिपार्टमेंट का चैप्टर पढ़ाने में। घबराना नहीं है, अभी है ही नहीं सिलेबस में, जब तक तो इतने कैपेबल हो जाएंगे समझ लेंगे, ठीक है। घबराना थोड़ी ना है यार, नाम के आगे सीएमए भी तो लगेगा, छोटी मोटी चीज है। जो नाम आपने रखा है ना उसके आगे ये 3 लेटर लगेंगे जब, तो इस नाम की जो चमक है वो अलग हो जाएगी। सोसाइटी आपको सीएमए आकांक्षा के नाम से जानेगी। आपका नाम क्या? अखिल, सीएमए अखिल के नाम से जानेगी। आपका नाम क्या है? इसका नाम बड़ा टिपिकल है यार, है मणिकांत, मणिकांत, तो सीधे मनी बोला कर ना, मनी, हाँ मनी है ना। क्यों पहली बार बोलते हो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, इतना अच्छा नाम है मणिकांत, बता मनी बताया, मनी भाई साहब तेरे पास तो पैसा ही पैसा रहेगा, क्या बात है। तो सीएमए मणिकांत भाई साहब। अच्छा मेरे को तो कांत वो याद आ गया था भाई, रजनीकांत, ठीक है ना। ये कहानी तुम दोनों क्या वहां प्यार बना रहे हो? चलेगा ना ऐसे सब कुछ आपस में, है ना भाई। आप भी मेरे साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्यार वाला नहीं भाई, ठीक है। आगे बात समझ, प्यार तो मुझे हो गया ना किताब से, अपनी किताब से और अपनी वाइफ से, और किससे करें, और मम्मी से और अपने बच्चे से और आप सब से। अब कितने तो लिमिट ही क्रॉस है ना, और क्या, वो लिमिट है ना, हम दो हमारे दो, तो 2 क्रॉस हो गई। रियल में पूछ रहे, रियल में तो एक ही है ना यार। अब जैसे मैंने कल एक लड़के को पूछा, मतलब वो चाचा का लड़का भी वो सीएमए कर रहा है और ताऊ का लड़का भी सीएमए कर रहा है, मैं तेरा भाई है ये? कह रहा नहीं। मैं वो तो बोला मैं भाई हूं इसका, चाचा का है ये। आगे बात समझ में, रियल नहीं है ना, मतलब देखा जाए तो है तो एक ही खून के, वो तो आपको पता ही है। फिर साइंस में तो आप मास्टरी करके आए हो, पीएचडी, ठीक है, उसमें आपसे क्या पूछना है किसी ने। और लास्ट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कहानी खत्म करते हैं और एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये मत बनाना, ये आपने पढ़ लिया है। इसके 3 ऑर्गन्स आपने देखे, सबसे पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा अभी आप देखेंगे मेरे साथ जुडिशरी। जो आपने लेजिस्लेचर देखा तो आपको पता लगा कि सर एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ स्टेट लेजिस्लेचर है, सर ये लोग लॉ बनाते हैं, सर हमें इनकम टैक्स का लॉ बनाना था, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मदर ऑफ ऑल लॉ है, सर यहीं से बनेगा लॉ, तो सर हमें इसके आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। सर एक आर्टिकल था 265, फिर सर उसके बाद आर्टिकल था 245, फिर सर उसके बाद आर्टिकल था 246, और सर यही आर्टिकल है मेन जिसने वो सब्जेक्ट मैटर बोला, जाके देख लो शेड्यूल 7 में। और शेड्यूल 7 में 3 कैटेगरी बनाई गई है, यूनियन लिस्ट की है, स्टेट लिस्ट की है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट से हमें कोई मतलब है ही नहीं। सर यूनियन लिस्ट में लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट में स्टेट बनाएंगे। और सर यहाँ पे हमने इनकम टैक्स का जन्म होते हुए देखा, आज एंट्री नंबर 82 में इसका जन्म हुआ। सर इनकम टैक्स सर यहाँ पैदा हुआ। आज के बाद सर कोई पूछे तो सही हमसे, इनकम टैक्स कहाँ पैदा हुआ है? 82 ऐसे बोलेंगे उसको, स्टाइल से बिल्कुल एकदम 82, बिल्कुल एकदम, उसे भी कुछ हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए उसको भी, है ना, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देखने लग जाते हो? प्यार है इनका, करण अर्जुन तो नहीं हो तुम, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात की हम लोगों ने। एग्जीक्यूटिव में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमारा, और जिसका पूरा टैक्स का जो टैक्स, पूरा टैक्स लॉस, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो किसके हाथ में दे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ।
और मिनिस्ट्री ने कहा मैं अकेले तो काम कर नहीं सकती, दो डिपार्टमेंट बना दिए, एक डायरेक्ट टैक्स का, एक इनडायरेक्ट टैक्स का। जो डायरेक्ट टैक्स का है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई साहब बाहर की लक्ष्मी आएगी, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो ऐसा ही होता है भाई। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, जुडिशरी। और जुडिशरी सिस्टम आपको पता है पनिशमेंट देगा, जो भी अब लॉ को ब्रेक करेगा, टैक्स टुक्स पे नहीं करेगा तो हम उसे पनिशमेंट देंगे। बताएं सारे बच्चे सबसे ऊपर कौन बैठा है सुप्रीम कोर्ट? कितने, दो चार या एक ही है? एक ही है। कहां है सर? ये अपनी दिल्ली में, इंडिया गेट का सर्कल। आ गई बात समझ में? वहां सुप्रीम कोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके नीचे कौन? हाई कोर्ट। ये कितने, एक या दो? ये तो सर हर स्टेट में है, पर किसी स्टेट के कॉमन भी है, तो 21-24 के आसपास हाई कोर्ट भी है। उसके नीचे कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बेटा, एक तो कड़कड़डुमा में ही है, पर यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है देवसेना। यहां पे है क्वासी कोर्ट। नाम सुना है कभी? क्वासी कोर्ट। अरे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्वासी कोर्ट। क्वासी कोर्ट का मतलब होता है इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट, तुम्हारी परछाई पर तुम तो नहीं हो। तो क्वासी कोर्ट का मतलब होता है इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट बट इट इज नॉट अ कोर्ट। लिखो ना, लिखो जुडिशरी में, लिखो जुडिशरी की हिरार्की। फाइनल में जुडिशरी का भी चैप्टर है, फाइनल में जुडिशरी का भी चैप्टर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख के काट देना। गलती से किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बताना, टैक्स लॉ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ही नहीं। कौन सा कोर्ट है? क्वासी कोर्ट। क्वासी कोर्ट का मतलब लिखो इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट, it is seems like a court but it is not a court. It is seems like a court but it is not a court, full stop. However it has all powers of civil court, full stop के बाद however it has all powers of civil court। दोबारा रिपीट कर देते, क्वासी कोर्ट का मतलब लिखे इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट, इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट बट इट इज नॉट अ कोर्ट। दिखता है कोर्ट है पर कोर्ट नहीं है। उसके बाद हाउएवर कॉमा, इट हैज ऑल पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की सारी पावर है। असली में कोर्ट दो होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल, अगर आपको पता हो तो। कोर्ट दो होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट का मतलब आपने मर्डर उडर कर लिया, ठीक है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो बच्चा कह रहा है, ठीक है, वो वहां लग जाता है। ठीक है ना। कोर्ट के अंदर ही क्या होती है, दो साइड होती है। क्रिमिनल मैटर के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, सिविल मैटर के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो सिविल कोर्ट की सारी पावर क्वासी कोर्ट को दी जाती है। क्वासी कोर्ट को सारी पावर। तो पावर क्या होती है कि भैया विटनेस आएगा, आप एविडेंस ले सकते हो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, पर किसी गीता कुरान में कसम नहीं खाऊंगा। आज की डेट में एफिडेविट चलेगा, सीधे एफिडेविट दिया, आपने कसम खा ली। अच्छा, गलत एफिडेविट 6 महीने की जेल है, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज साहब, जो भी वहां का जज है। आपने आज एफिडेविट दिया, उसमें आपने कुछ लिखा कि भैया मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने जो इसमें बोला है वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। अब बाद में आप अपनी स्टेटमेंट से क्या कर रहे हो, हॉस्टाइल हो रहे हो, पलटी मार रहे हो। लोग करते नहीं है विटनेस, पलटी मार जाते हैं। क्यों? आज की हियरिंग के बाद पैसा मिल गया। तो पलटी मारोगे तो 6 महीने की जेल है, और जज साहब ने जेल भेजा तो तुम्हें पता ही क्या होगा फिर। और यहां पे इनकम टैक्स में कौन है क्वासी कोर्ट? ITAT। देखता हूं आप फुल फॉर्म की डेरिवेशन कर पाएंगे क्या? ITI इनकम टैक्स। IT का मतलब क्या? इनकम टैक्स। और AT का मतलब अपीलेंट ट्रिब्यूनल। दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, कहीं पे लिखा है ITAT।
और इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ये रहा साफ साफ लिखा ITAT, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, लिख लें जी इसका नाम। IT का मतलब इनकम टैक्स, याद हो गया ना, IT का मतलब इनकम टैक्स। कुछ याद नहीं करना, याद मैं करवा दूंगा तुम्हें सारा। A का मतलब अपीलेंट, मतलब कि आप अपील कर रहे हैं इसके पास। ट्रिब्यूनल, क्वासी, ट्रिब्यूनल को ही क्वासी कोर्ट बोलते हैं। ट्रिब्यूनल को ही क्या बोलते हैं? क्वासी कोर्ट। तो ITAT, तो यहां पे आ गया ITAT आ गया, ब्रैकेट में आपने फुल फॉर्म लिख ली होगी। और उसके बाद इसके नीचे है CIT अपील। CIT का मतलब है कमिश्नर ऑफ IT आ गया दोबारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वेरी गुड। और उसके नीचे है, सर कितना नीचे जाओगे, AO, असेसिंग ऑफिसर। AO का मतलब असेसिंग ऑफिसर। तो सबसे नीचे कौन? असेसिंग ऑफिसर। सबसे नीचे असेसिंग ऑफिसर होता है। सबसे पहले इनकम टैक्स में इसी का नोटिस आएगा आपके घर में। जो नोटिस आएगा वो असेसिंग ऑफिसर का ही नोटिस आएगा सबसे पहले, कि भैया तूने टैक्स पे नहीं किया, पे कर दे। या वोडाफोन, तुझे लाखों का टैक्स पे करना है, या आपके ऊपर आ गया कि भैया तुझे 5 करोड़ का टैक्स पे करना है, या किसी कंपनी के ऊपर आ गया 100 करोड़ का टैक्स पे करना है, कंपनी पे कर देगी? नहीं भैया। अगर उसको लग रहा है जस्टिफाइबल नहीं है तो नहीं करेगी, आगे अपील में जाएगी। किसके पास जाएगी अपील में? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, कि सर आपका बच्चा पगला गया है, फालतू के नोटिस भेज रहा है, इसके प्रेम पत्र मुझे समझ में आ नहीं रही है। ठीक है, आ गई बात। नोटिस का मतलब ही क्या है? लेटर है, एक चिट्ठी आई है। आगे आपको और अपील में जाना है तो ITAT में चले जाओ। भाई कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपकी नहीं सुन रहा तो ITAT में चले जाओ। फिर तो ये तो कोर्ट में ही चले गए ना आप, और कोर्ट में केस हार गए तो कहानी खत्म। फिर तो आप आगे कैसे जा सकते हो? क्योंकि अगर आगे आपको हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ में जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में नहीं जा सकते। फैक्ट्स पता है ना क्या होते हैं? वो खून मिला हुआ है, ये चाकू है, वो सब फैक्ट्स है। लॉ तो जो लिखा हुआ है, लॉ से रिलेटेड बात होगी तो ही जाके हाई कोर्ट में जा पाओगे। और सुप्रीम कोर्ट भी वही वाली बात है, इतनी आसानी से थोड़ी ना। फिर तो हर कोई मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। हाँ भाई ठीक है, चलो जी। तो एक हिरार्की होती है। सबसे पहले क्या होगा? AO का नोटिस आएगा। आपको नोटिस लेटर समझ में आया नहीं, ठीक है, लड़ना है आपको, जाओ आगे, और लड़ना है और आगे जाओ। तो कोर्ट की हिरार्की भी थोड़ी सी याद कर लेना, इतनी ही करनी है याद, इससे ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, मजा आया आप लोगों को? गुड। कॉपी बनानी है और घर जाके पढ़ना है। मेरे वो 3 प्रिंसिपल याद रखना, और चौथा आपने जो बनाया। ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसा लगा? मजा आया बच्चों? बताओ। ऑनलाइन वालों से भी बात करनी बहुत जरूरी है। बच्चों को फील होना ही नहीं चाहिए कि ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीश, इकबाल जी बहुत बढ़िया, मस्त। गोयल जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे भी आपके कमेंट्स देख के, बहुत मजा आया। दीपक क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड।